बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत ध्यान रखते होंगे। जी, मुझे भी दुआ में याद रखा करें। चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया। एफएससी केमिस्ट्री हमने स्टार्ट की हुई है पार्ट 2 की। जैसे कि आपको पता है, आई एम जरताशा हेयर और चैप्टर 8 हम पढ़ रहे हैं। इसका लेक्चर 3 देखेंगे। आज हम देखेंगे जी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स। यानी कि हमने दोनों प्रॉपर्टीज अब देखनी है, अल्केन्स की फिजिकल भी देखनी है और केमिकल भी देखनी है। चलें जी, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को स्किप मत कर देखा करें। अगर आप बीच में स्किप कर देते हैं या पॉज कर करके देखते हैं, गुजार गुजार के देखते हैं, तो क्या होता है कि कोई इंपॉर्टेंट बात रह जाती है। ये कौन सा कोई इंटरटेनिंग वीडियो है, ये तो आपकी स्टडी बेस्ड वीडियो है, तो इसको तो लाजमी पूरा देखा करें। चलें जी, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने किसकी देखनी है जी? अल्केन्स। जैसे कि हमने हमारा टॉपिक ही अल्केन्स पे है आज, फिर केमिकल भी और फिजिकल भी। अगर हम बात करें लोअर अल्केन्स की, लोअर अल्केन्स कौन से होते हैं? जो छोटे मेंबर्स होते हैं अल्केन फैमिली में, जस्ट लाइक मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। तो अगर हम बात करते हैं C1 से C4 में, यानी कि मिथेन से अगर ब्यूटेन तक बात करें, तो दे हैव फिजिकल स्टेट गैस लाइक गैसेस। क्या होते हैं जी? वो गैस होते हैं, कलरलेस गैस होते हैं। अगर हम C5 से C17 पे जाते हैं तो वो कलरलेस लिक्विड बन जाते हैं। C5 मीन पेंटेन से हम जाते हैं हेप्टाडिकेन पे, तो वो क्या बन जाते हैं? कलरलेस लिक्विड। अगर हम C18 यानी कि 17 से ऑनवर्ड चलते हैं, 17 के बाद कौन सा कार्बन आएगा? 18। तो C18 से अगर हम ऑनवर्ड जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं जी? सॉलिड। ये जो इसकी फिजिकल स्टेट है, ये हम फर्स्ट ईयर चैप्टर 4 में डिटेल से पढ़ चुके हैं कि ये जो लोअर मेंबर होते हैं उनकी वो गैसेस होते हैं। जितने मेंबर्स बढ़ते जाते हैं उनकी स्टेट क्या होती है? चेंज होती जाती है और किस में कन्वर्ट हो जाती है? गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी डिस्पर्शन फोर्सेज होती हैं, बीच में पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से उसमें जो अट्रैक्शन फोर्सेज है वो स्ट्रांग हो जाती हैं और उनकी स्टेट क्या हो जाती है? गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ फैक्टर्स देख लेते हैं। सबसे पहला है जी हमारे पास सोलुबिलिटी। सोलुबिलिटी जैसे कि हमें पता है लाइक डिजॉल्व्स लाइक। जहाँ पे भी केमिस्ट्री में सोलुबिलिटी का वर्ड आएगा तो आपने सबसे पहले एक कोटेशन देखनी है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। तो अगर हम अल्केन की बात करें, हमें पता है कि अल्केन क्या होते हैं जी? नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर होने की वजह से ये पोलर सॉल्वेंट्स में क्या होते हैं जी? इनसॉल्युबल होते हैं। अगर हम वाटर की बात करें तो अल्केन का कोई भी मेंबर पानी में डिजॉल्व नहीं होता। क्यों नहीं डिजॉल्व होता? क्योंकि उनकी जो नेचर है वो सेम नहीं है, वो डिफरेंट है। अल्केन नॉन पोलर है, वाटर पोलर है। तो जो अल्केन है वो डिसॉल्व होंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट में, लाइक CCl4 एंड ईथर एटसेट्रा। जितनी मॉलिक्यूलर मैस बड़ा होता जाएगा, फॉर एग्जांपल जितना आपकी चेन लंबी होती जाएगी उतनी उसकी सोलबिलिटी कम होती जाएगी। क्यों सोलबिलिटी कम होती जाती है? क्योंकि बड़े मॉलिक्यूल को जो आपका सॉल्वेट प्रॉपर उसको सराउंड नहीं कर सकता। इसलिए तो कहते हैं कि जो डायमंड है जाइंट मॉलिक्यूल है, वो भी वाटर में सोलुबल नहीं होता, क्योंकि वो जाइंट मॉलिक्यूल है, वो सॉल्वेट नहीं होता इजीली। तो सोलबिलिटी और मॉलिक्यूलर मैस क्या होते हैं जी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितनी सोलबिलिटी कम होगी, इसका मतलब है उसका मॉलिक्यूलर मैस उतना ही ज्यादा है, उतना ही बड़ा मॉलिक्यूल है। सेकंड है जी डेंसिटी। डेंसिटी देख लेते हैं। डेंसिटी भी सेम है। डेंसिटी जी डिपेंड करती है उसके मॉलिक्यूलर मैस पे। जितना ज़्यादा मैस होगा उतनी ही उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। सोलुबिलिटी क्या थी? उसके इनवर्स रिलेशन था। जितनी सोलुबिलिटी ज़्यादा है इसका मतलब मॉलिक्यूलर मैस कम है, मॉलिक्यूल छोटा है। अब डेंसिटी क्या है? जितना मॉलिक्यूल ज़्यादा होगा उतनी ही उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। सो डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मैस का जो रिलेशन होगा वो क्या होगा? डायरेक्ट रिलेशन होगा। जी, नेक्स्ट थर्ड वन है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट हम देख लेते हैं जी। बॉइलिंग पॉइंट का क्या होता है? अल्केन इंक्रीज होता है जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन 1 से कार्बन 10 पे जा रहा है, उतना ही बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। ग्रेटर द नंबर ऑफ एटम ग्रेटर विल बी द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। अब इसमें ऐसा क्यों होता है कि नंबर बढ़ने से क्यों बढ़ता है? यहाँ पे हम मेन रीजन, जैसा कि हमने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ा कि वो गैस से सॉलिड में जाते हैं, तो यहाँ पे वही रीजन है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, जो वंडरवाल फोर्सेज हैं, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज हैं, वो बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाती है और उनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो जितना बड़ा मॉलिक्यूल उसका उतना ही बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। हम ट्रेंड्स देख लेते हैं, ये MCQs में आ जाते हैं ट्रेंड।
नॉर्मल अल्केन की अगर बात करें, जो स्ट्रेट होते हैं एन अल्केन, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू आइसो, जिसमें ब्रांच आ जाती है, और नियो जो बिल्कुल ही कॉम्पैक्ट होते हैं, मुख्तसर से मॉलिक्यूल बन जाते हैं नियो में। जैसे आपने पेंटेन, एन पेंटेन पढ़ा, फिर आपने आइसो पेंटेन पढ़ा, फिर आपने नियो पेंटेन पढ़ा। जस्ट लाइक द सेम एग्जाम्पल्स फॉर द नॉर्मल अल्केन्स, यानी कि जनरली अगर हम बात करें तो नॉर्मल अल्केन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। नॉर्मल अल्केन कौन से? जो स्ट्रेट लाइन में होते हैं, सीधी चेन वाले होते हैं। ऐसा क्यों होता है जी? क्योंकि ये मैं आपको रीज़न बताती हूँ। पहले हम देख लेते हैं कि जैसे हमारी होमोलोगस सीरीज हमने पढ़ा था कि होमोलोगस सीरीज में हर मेंबर में फ़र्क किस चीज़ का आता है? CH2 बॉन्ड का आता है, मिथाइलिन ग्रुप का आता है। तो एक मिथाइलिन ग्रुप बढ़ने से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना इंक्रीज होगा? दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 20 to 30 डिग्री इंक्रीज आएगा। एक मिथाइलिन ग्रुप ऐड होने से 20 से 30 डिग्री तक टेम्परेचर क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ेगा। तो जितने मिथाइलिन ग्रुप ऐड होते जाएंगे उतना ही उसका 20 to 30 आप हिसाब लगाते जाएं, उतना ही उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता जाएगा। तो चेन लंबी होगी तो ऑटोमेटिकली बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा। ये एमसीक्यूज में आ जाता है जी। यहाँ पे अब ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाता है, जो भी पिछले स्लाइड में मैंने आपसे कहा कि मैं भी आपको डिटेल से बताती हूँ। ग्रेटर द ब्रांचेस लोअर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन्स। ब्रांचेस ज्यादा होने से बॉइलिंग पॉइंट क्यों कम होता है एज कम्पेयर टू, अगर हम स्ट्रेट की बात करें तो स्ट्रेट चेन का मैंने बोला कि नॉर्मल अल्केन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू आइसो एंड नियो। अब ऐसा क्यों होता है? अब आपने देखें कि अगर स्ट्रेट चेन है तो उसमें सर्फेसिस एरिया ज्यादा होता है, उसमें अटैचमेंट की, इंटरेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, वो क्या होती है? ज्यादा हो जाती है। जितनी ज्यादा चेन लंबी होगी उतनी ही उसमें सरफेसेस ज्यादा होंगी, उतना ही नए ग्रुप उसमें अटैच हो सकेंगे। जितना मॉलिक्यूल ब्रांच्ड होगा, जितना मॉलिक्यूल नियो फॉर्म में होगा, आइसो फॉर्म में होगा, वो उतना ही कॉम्पैक्ट होगा, उतना ही मुख्तसर सा होगा, छोटा सा हो जाएगा। तो छोटा होने की वजह से क्या होगा? उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कम हो जाएंगी और उसमें अटैचमेंट की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो भी कम हो जाएंगी। सो लोअर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लोअर द बॉइलिंग पॉइंट। जी ये देखिएगा एग्जांपल, यहाँ पे आपको एन ब्यूटेन, जिसको हम नॉर्मल अल्केन भी बोल सकते हैं, और आइसो ब्यूटेन, जिसको हम आइसो अल्केन भी बोल सकते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट देखिएगा जी, ब्रांच का देखें और आप एन का देखें कितना बॉइलिंग पॉइंट में फ़र्क आ रहा है। जी नेक्स्ट है जी रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स। अल्केन की रिएक्टिविटी क्या होती है? जैसा कि अल्केन एक लैटिन वर्ड से हम निकाला है, जिसको हम बोलते हैं पैराफिन्स भी बोलते हैं अल्केन को। वाई अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स, या पैराफिन्स क्या होते हैं? ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। अब पैरा का मतलब होता है लिटिल, थोड़ा, लेस, स्मॉल। फिन्स का मतलब क्या होता है? अफिनिटी, रिएक्टिविटी। अब पैराफिन्स अगर हम अल्केन्स को कह रहे हैं तो इसका मतलब दे आर लेस रिएक्टिव, उनकी रिएक्टिविटी क्या है? कम है। ये इनर्ट होते हैं, जल्दी से रिएक्शन नहीं करते। अब किसकी तरफ इनर्ट होते हैं जी? एसिड की तरफ, बेस की तरफ, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ। ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे रिएक्शन क्या करते हैं? नहीं देते। ये सूटेबल कंडीशंस पे रिएक्शन देते हैं। अगर हम देखें तो नॉर्मली कंडीशन पे ये थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शन देते हैं। उसके अलावा ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। ये दो तरह के इनके केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो सूटेबल कंडीशंस पे अल्केन देता है। नेक्स्ट है जी फैक्टर अफेक्टिंग रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स। कौन से फैक्टर्स हैं जो उसकी रिएक्टिविटी को करते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं जी स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अल्केन, जैसे कि हमें पता है कि अल्केन में सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, ये सैचुरेटेड कंपाउंड है। सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है? जिसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं, और सिंगल बॉन्ड कौन सा होता है जी? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं क्योंकि ये न्यूक्लियाई के दरमियान में बने होते हैं, टाइटली बॉन्डेड होते हैं। इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? न्यूक्लियाई के साथ अटैच हुए होते हैं, न्यूक्लियाई के जरिए अटैच हुए होते हैं, जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, मोस्ट स्टेबल होते हैं। इनको तोड़ने के लिए हमें कोई हल्की फुल्की एनर्जी नहीं चाहिए। वी नीड अ लॉट ऑफ कंडीशंस टू ब्रेक द सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड तोड़ना बहुत मुश्किल है, जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। ये इजीली चीजों के साथ रिएक्शन नहीं देता जी। बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी उतनी ही उसकी रिएक्टिविटी कम होगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ और रिएक्टिविटी क्या है जी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ईच अदर। सेकंड हमारे पास जो रिएक्शन है, फैक्टर जो इफेक्ट करता है रिएक्टिविटी, वो है इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। जैसा कि हमें पता है कि सिग्मा बॉन्ड है और इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो माइनर है। अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का नेगेटिविटी कितनी होती है? 2.5। हाइड्रोजन की बात करें तो नेगेटिविटी कितनी है? 2.1। तो इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ रहा है डेट इज वेरी माइनर, अप्रोक्सीमेटली एंड एक्यूरेटली 0.4। तो 0.4 का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो ना होने के बराबर होता है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं जी?
नॉन पोलर नेचर शो करते हैं, पोलैरिटी शो नहीं करते, और एक इसकी इनर्टनेस हो जाती है सिग्मा बॉन्ड की, और ये क्या करते हैं जी, इजीली रिएक्शन नहीं देते क्यों, और ये इनकी नेचर क्या है, नॉन पोलर है। सो अल्केन्स हैव नो रियल साइड, रियल साइड्स नहीं होती, रिएक्शन नहीं कर सकते इजीली, इलेक्ट्रोफिलिक एंड सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक जो अटैक होते हैं वो उन पे इतने अच्छे और इजीली अटैक्स नहीं होते। जी नेक्स्ट है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी, अब हमने देख ली, अब हम देखते हैं जी व्हाट आर केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है जी रिएक्शंस, और रिएक्शंस लाजमी करने हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, रिएक्शन ना हो ऐसा हो नहीं सकता, ये तो हमने करने ही हैं। सबसे पहला है जी कंबशन। कंबशन क्या होती है, जलने का अमल। जलाते कैसे हैं जी किसी चीज को, बर्निंग ऑफ एन अल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हवा की मौजूदगी में, हवा में मेन क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ जब हम किसी चीज को जलाते हैं उसको क्या बोलते हैं जी, कंबशन बोलते हैं। अब कंबशन किसी भी चीज की हो रही हो, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, उसकी जो प्रोडक्ट होती है वो क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, वाटर होगा और हीट होगी। फॉर एग्जाम्पल सर्दियों में हम क्या करते हैं जी, लकड़ियां जलाते हैं, कंबशन का प्रोसेस कर रहे हैं, खुले एरिया में बैठे हुए हैं, लकड़ियां जलाई हुई हैं। अब लकड़ियों से क्या होता है, जब आप लकड़ियां जला के पास बैठे होते हैं तो आपको क्या होता है, सांस लेने में मसला हो रहा होता है। वो मसला क्यों हो रहा होता है, क्योंकि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही होती है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में मसला क्रिएट होता है। और उसमें वाटर वेपर्स भी, आपको पता है जो चीज़ पास पड़ी होगी उस पर वाटर वेपर्स आ जाते हैं। और जब लकड़ियां जलती हैं तो हमें हीट फील होती है, गर्मी, तपिश महसूस होती है। वो क्या होती है, वो हीट होती है जो उस रिएक्शन के नतीजे में वहां से निकल रही होती है। तो जब भी कंबशन का प्रोसेस होगा वहां पे तीन चीजें बनेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट। जी अब इसमें क्या होता है, हीट इवॉल्व होती है, खारिज होती है हीट व्हेन 1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन इज बर्न्ड। जब 1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन अल्केन को हम बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसमें से हीट इवॉल्व होती है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर बनता है, इसको हम बोलते हैं हीट ऑफ कंबशन। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हीट ऑफ कंबशन एंड व्हाट इज कंबशन, एंड दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। शुरू में एंडोथर्मिक होता है क्योंकि हमें स्पार्क देना पड़ता है, जैसे हम लकड़ियां जलाते हैं तो हमें तीली से, माचिस से लकड़ी जलानी पड़ती है, तो वो शुरू में एंडोथर्मिक होता है। लेकिन बाद में क्या होता है, वो खुद ही इनिशिएटेड हो जाता है, इनिशिएशन स्टेप हम उसका कर देते हैं तो वो रिएक्शन खुद ही प्रोसीड होता जाता है। ऐसा नहीं होता कि जब तक लकड़ियां जल रही हैं हम उसको आग देते रहें, ऐसा नहीं होता। हम जस्ट क्या करते हैं, स्टार्ट पे एक स्पार्क देते हैं और वो रिएक्शन खुद ही प्रोसीड हो जाता है। ये आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर में पढ़ा था, जो कैंडल वाला रिएक्शन था, कैंडल वाला को शॉर्ट क्वेश्चन था, वेरी इंपॉर्टेंट, ये उसी से आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ। जी ये रिएक्शन देखिएगा, मीथेन है, मीथेन को जब हम ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं, हीट देते हैं, तो क्या बन रहा है हमारे पास, क्या बन रहा है जी, हमारे पास बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट इसमें से इवॉल्व हो रही है। जो गर्मी हमें महसूस होती है वो ये हीट है जो वहां से निकलती है, खारिज होती है। जब हीट किसी रिएक्शन से निकलती है तो रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। जी गाइस नेक्स्ट है हमारे पास कंबशन ही है। कंबशन हमारे पास क्या है जी, मेजर रिएक्शन होता है। क्यों, क्योंकि ये ऑटो इंटरनल कंबशन इंजन में यूज़ किया जाता है, जो गाड़ियों में इंजन होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। इसमें हम कंप्रेस्ड मिक्सचर यूज़ करते हैं, किस चीज़ का, अल्केन्स का और एयर का यूज़ करते हैं, जो स्मूथली बर्न होता है और जो कंबशन इंजन होता है उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, अल्केन और एयर का जो मिक्सचर होता है वो। नेक्स्ट है जी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में पहले हम देखते हैं इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन क्या होती है। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब है लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। जब हम किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई करेंगे तो उसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। जी मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ, जब लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगी, यानी कि कुछ क्वांटिटी होगी, लिमिटेड होगी, तो वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। अगर आप कंप्लीटली सप्लाई ऑफ दे रहे हैं, यानी कि आप अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। क्लियर, जब लिमिटेड है तो कार्बन मोनो, जब अनलिमिटेड है तो कार्बन डाइऑक्साइड। अब रिएक्शन देखिएगा, यहाँ पे ये लिमिटेड सप्लाई के साथ रिएक्शन हो रहा है तो हमारे पास क्या बन रहा है जी, कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, साथ में वाटर वेपर्स बन रहे हैं और कार्बन ब्लैक बन रहा है, जिसको कोल भी बोलते हैं, काजल भी बोलते हैं, और ये टाइड्स वगैरह में भी यूज किया जाता है कार्बन ब्लैक। जब अनलिमिटेड होगी तब सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेंगे। नेक्स्ट है जी कैटालिटिक कंबक्शन। कैटालिटिक कंबक्शन में क्या है, हम यहाँ पे कैटालिस्ट यूज करेंगे, कैटालिस्ट की मौजूदगी में हम अल्केन को कन्वर्ट करेंगे इनटू डिफरेंट प्रोडक्ट। अब यहाँ पे एक मैं अगर आपको समरी सी बताऊं,
तो कैटालिटिक कंबशन में हम क्या करते हैं, लोअर अल्केन्स को बर्न करते हैं एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। अब कैटालिस्ट हम क्या लेते हैं नेक्स्ट आपको मैं बता देती हूँ। सबसे पहले आपने देखना है कि हमारे पास क्या होता है, अल्केन्स होता है। हम अल्केन्स के रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो अल्केन सबसे पहले जब हम इसकी कैटालिटिक कंबशन कराएंगे तो ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में। अब जब अल्कोहल बन गया है, अल्कोहल की कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ये किस में बन जाएगा जी, ये एल्डिहाइड बना देगा। जब एल्डिहाइड की हम करवाएंगे तो ये बना देगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड की फर्दर ऑक्सीडेशन पे क्या बना लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बना लेंगे। दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप अपनी याद दहानी के लिए भी कर सकते हैं कि अल्केन कन्वर्ट होगा अल्कोहल में, अल्कोहल कन्वर्ट होगा एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड कन्वर्ट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, और कार्बोक्सिलिक एसिड फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। अब ये नेक्स्ट हम रिएक्शन में देख लेते हैं। एप्लीकेशन क्या है जी, कहाँ पे यूज होता है, ये इंडस्ट्री में यूज किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फैटी एसिड्स। अल्केन से हम फैटी एसिड्स बनाते हैं, जो फैटी एसिड्स को हम दोबारा यूज करते हैं इन सोप एंड वेजिटेबल इंडस्ट्रीज, जैसे वेजिटेबल ऑयल निकालने में, घी निकालने में और साबुन बनाने में हम इसको यूज करते हैं। जी रिएक्शन आपको नजर आ रहे होंगे। अब आपके पास जी ये क्या है, अल्केन है। जब अल्केन की ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनी कैटालिस्ट, एंड कैटालिस्ट इज कॉपर एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, एंड टेम्परेचर इज 400 एंड प्रेशर इज 200। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन है, कैटालिस्ट क्या है, कॉपर है, ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं अल्केन का। तो अल्केन ने किस में कन्वर्ट होना होता है, मेथानॉल, अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया है। इसमें से एक हाइड्रोजन क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ अटैच होकर यहाँ पे बना देगा CH3OH। अब ये जब अल्कोहल को दोबारा से हम ऑक्सीडेशन कराएंगे, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कराएंगे, कैटालिस्ट टेम्परेचर प्रेशर रिमेन्स सेम इन ऑल द रिएक्शंस, इन ऑल द स्टेप्स। क्लियर। जब अल्कोहल की हम क्या करा रहे हैं जी, ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, तो ये बन रहा है अल्डिहाइड में मेथानल। दिस इज द IUPAC नेम, मेथानल बन रहा है। इसमें से क्या हो रहा है, दो हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं और वो इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना रहे हैं, वाटर। और जो ऑक्सीजन है उसका क्या हो गया जी, डबल बॉन्ड बन गया है कार्बन के साथ। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास जो एल्डिहाइड बना है, मेथानल बना है, जब हम इसकी ऑक्सीजन कराते हैं तो यहाँ पे क्या होगा जी, ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा मेथानल में। जब ऑक्सीजन ऐड हो गया तो ये बन गया है मेथानोइक एसिड बन गया है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया है। इस कार्बोक्सिलिक एसिड की जब हम अगेन ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो क्या होगा, इसमें से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, और ये जो दो हाइड्रोजन पड़े हुए हैं ये इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना लेंगे, वाटर बना लेंगे। दिस इज द कैटालिटिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दीज रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन क्या होती है, इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप कौन सा होता है, NO2। जब किसी भी अल्केन में हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह नाइट्रो ग्रुप लगाते हैं उसको हम बोलते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे नहीं होती, जैसा कि आपको पता है अल्केन नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्शंस नहीं देता, इसके लिए हमें एक्सट्रीम कंडीशंस चाहिए होती हैं। अब इसमें क्या है जी, एक्सट्रीमली हम इसको हीट अप करेंगे नाइट्रिक एसिड के साथ, 400 से 500 डिग्री तक टेम्परेचर देंगे। अब इसमें जो नाइट्रिक एसिड हम यूज कर रहे हैं HNO3, वो एज अ नाइट्रेटिंग एजेंट यूज होगा, यानी कि चीजों में नाइट्रो ग्रुप ऐड करेगा। एप्लीकेशन देख लेते हैं। नाइट्रोअल्केन कहाँ पे यूज होते हैं, एज अ फ्यूल यूज होते हैं, सॉल्वेंट यूज होते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस में यूज किए जाते हैं। जी अब रिएक्शंस देखते हैं। जी ये देखिएगा रिएक्शन, यहाँ आपके पास क्या है, ये CH4 मीथेन है, अल्केन है, ये जनरल रिएक्शन है, ये आपके पास स्पेसिफिक अल्केन के साथ है। ये है HNO3। जस्ट इसको ओपन करके लिख दिया है ताकि जब हम इसका एडिशन करें या हम इसमें नाइट्रो ग्रुप लें तो हमें क्लियर हो जाए कि नाइट्रो ग्रुप अगर निकल रहा है तो बाद में क्या चीज़ बच रही है। HNO3 ही है, नाइट्रिक एसिड ही है, जस्ट इसको हमने ओपन करके लिख दिया है। अब इसमें से क्या होगा, जो मीथेन है वो बन जाएगा मिथाइल, और नाइट्रो ग्रुप इधर से अटैच होगा, क्या होगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। जब मीथेन पड़ा हुआ है तो नाइट्रो ग्रुप इसके साथ मिलकर क्या बना देगा, नाइट्रो मीथेन बना देगा, जिसको हम नाइट्रो अल्केन भी बोलते हैं। और नाइट्रिक एसिड का OH और मीथेन का H, ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे जी, वाटर बना देंगे। क्लियर। टेम्परेचर हमें पता है, हमने एक्सट्रीम टेम्परेचर लेना है क्योंकि अल्केन रूम टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्शंस नहीं देता। नेक्स्ट है जी हेलोजिनेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बोर्ड पे भी आया हुआ है, इसके स्टेप्स होते हैं, इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है। अब हेलोजिनेशन क्या होती है, इंट्रोडक्शन ऑफ हेलो ग्रुप। हेलो ग्रुप क्या है जी, हिलाइड, हेलोजन, क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, आयोडाइड। क्लियर हो गया, ये आपके पास हेलोजन है। अब जब अल्केन में हेलो ग्रुप ऐड करेंगे उसको हम बोलेंगे हेलोजिनेशन। हम मोस्टली जो रिएक्शंस लेते हैं वो लेते हैं क्लोरीन के और ब्रोमीन के रिएक्शंस लेते हैं सनलाइट की मौजूदगी में या UV लाइट की मौजूदगी में एट हाई टेम्परेचर।
तो क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम मीथेन ले रहे हैं तो उसके 4 जो हाइड्रोजन है वो 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप क्या होंगे, वहां से रिलीज हो जाएंगे और उसमें 1 बाय 1 हेलो ग्रुप अटैच होता जाएगा। अब वहां पे कोई भी क्लोरो ग्रुप भी हो सकता है, ब्रोमो ग्रुप भी हो सकता है, और इन रिएक्शंस को हम बोलते हैं सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस। और जो प्रोडक्ट बनेंगी वो क्या कहलाएंगी, सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट। सब्सटीट्यूट कर रहे हैं ना हम, रिप्लेस कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं सब्सटीट्यूशन। रिएक्टिविटी ऑर्डर देख लेते हैं जी। फ्लोराइड जो फ्लोरीन है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आयोडीन आगे हम देखते हैं इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर, ये एमसीक्यूज में आ जाता है। रिएक्शन ऑफ फ्लोरीन इज हाईली एक्सोथर्मिक। ये इतने वायलेंट रिएक्शन होते हैं कि आप जब फौरन ही फ्लोरीन डालते हो वो फौरन से रिएक्शन दे देता है, आपको उसको सेटल करने का भी टाइम नहीं मिलता, जिसकी वजह से हम फ्लोरीन कम यूज करते हैं इन द रिएक्शंस। आयोडीन क्या होता है जी, सब्स्टिट्यूट डायरेक्टली नहीं होता, इसके लिए हमें 2 स्टेप रिएक्शन करना पड़ता है, समटाइम्स 3 स्टेप रिएक्शन करना पड़ता है। इसका रिएक्शन बहुत स्लो होता है और रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। अगर स्लो रिएक्शन होगा तो हम क्या करेंगे, हमें कई दिन कई महीने इंतजार करना पड़ेगा रिएक्शन का। तो इस फटीग से बचने के लिए हम क्या करते हैं ना, हम आयोडीन यूज करते हैं, और फ्लोरीन जो कि हाईली विगरस है उसको भी हम यूज नहीं करते। तो नॉर्मली जब भी हेलोजिनेशन या हेलोजन रिएक्शन होंगे, हेलोजिनेशन रिएक्शन होंगे, तो हम उसमें क्लोरीन और ब्रोमीन यूज करेंगे इन थ्रू आउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। रीजंस मैंने आपको भी बता दी फ्लोरीन और आयोडीन कि हम इसको क्यों यूज नहीं करते जी। एक्सटेंट ऑफ हेलोजिनेशन डिपेंड ऑन द अपॉन द अमाउंट ऑफ हेलोजन यूज। आप जितना हेलोजन यूज करोगे उतना ही उसमें हेलोजन ऐड होते जाएंगे। अब क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है कि आप कितनी क्वांटिटी हेलोजन ऐड कर रहे हैं किसी भी सोल्यूशन में, तो आपकी जो प्रोडक्ट है उसमें उतने ही हेलोजन ऐड होते जाएंगे जी। अब पहला स्टेप हमारे पास आता है जी, इसमें 3 स्टेप्स होते हैं, 1 बाय 1 स्टेप देखते हैं। पहला स्टेप है जी इनिशिएशन स्टेप। इनिशिएशन स्टेप मीन किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट अप करना। अब रिएक्शन को स्टार्ट अप करना है तो हम क्या लेते हैं, Cl2 क्लोरीन ले रहे हैं और उसकी क्या करा रहे हैं, होमोलिटिक क्लीवेज करा रहे हैं। होमोलिटिक क्लीवेज क्या होता है, आपको पता है क्लोरीन का जो क्लोरीन से बॉन्ड है, एक बॉन्ड बनाने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। ये 2 आपको इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं। जब ये बॉन्ड टूटेगा, जब हम इस पर लाइट की बम्बार्डमेंट कराएंगे, लाइट फॉल करवाएंगे, स्ट्राइक करवाएंगे, तो क्या होगा, ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके और ये वाला क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से अलग अलग हो जाएंगे। किस फॉर्म में अलग हो जाएंगे, रेडिकल्स की फॉर्म में अलग हो जाएंगे। ये देखें, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन और ये भी सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे क्लोरीन एटम आगे हैं विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड भी आप इसको बोल सकते हैं और ये रेडिकल्स भी आप इसको कह सकते हैं। ये होता है जी इनिशिएशन स्टेप, रिएक्शन स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट है जी सेकंड जो स्टेप होता है वो होता है प्रोपागेशन स्टेप। प्रोपागेशन स्टेप कौन सा होता है, प्रोपागेट मीन चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, स्टॉप नहीं होता। अब इसमें क्या होता है, क्लोरीन रेडिकल्स बनते हैं, वो क्या करते हैं, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो जो पीछे क्लोरीन रेडिकल बना, इसने क्या किया, मिथेन ग्रुप में इसको मिथाइल में कन्वर्ट कर दिया। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाके इसके साथ क्या बना रहा है जी, HCl बना रहा है। दोनों स्टेबल हो गए और रेडिकल फॉर्म में क्या आ गया, यहाँ पे मिथाइल रेडिकल फॉर्म में आ गया है। अब ये जो मिथाइल क्या करेगा, दोबारा से क्लोरीन जो वहां पे Cl2 पड़ी होगी वो आपस में ब्रेक डाउन करेंगे और इसमें जो एक क्लोरीन है वो इसके साथ मिलकर क्या बना लेगा, मिथाइल क्लोराइड बना लेगा और फिर एक रेडिकल बन जाएगा जिसको हम बोलेंगे क्लोरीन रेडिकल। क्लोरीन का रेडिकल बन गया है। प्रोपागेशन स्टेप में रेडिकल्स बनते जाते हैं, ये साइकिल स्टॉप नहीं होता। अगर यहाँ पे रेडिकल्स आपस में मिल जाएं और रिएक्शन स्टॉप कर दें तो ये रिएक्शन आगे कंटिन्यू नहीं करेगा। प्रोपागेशन का मतलब है रिएक्शन कंटिन्यू है जी। अब यहाँ पे देखिएगा, ये इसका प्रोपागेशन स्टेप है। यहाँ पे क्या है जी, हमारे पास CH3Cl है। अब इसमें एक क्लोरीन रेडिकल आया है, वो क्या करेगा, इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव करेगा और अपने साथ ले जाएगा। और ये जो ये कार्बन है ये क्या बन गया है, इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ है तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है रेडिकल फॉर्म में। नेक्स्ट स्टेप में देखें, अब इसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है ये क्या करेगा, Cl2 की ब्रेक डाउन कराएगा। यहाँ से जो Cl2 है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl रेडिकल और Cl रेडिकल बन जाएगा। तो ये CH2 मिथाइलिन ग्रुप क्या करेगा, इसमें से Cl को अपने साथ अटैच कर लेगा और एक रेडिकल यहाँ पे फिर फ्री हो गया है। इसको हम क्या बोलते हैं, डाइक्लोरोमीथेन। नेक्स्ट स्टेप में अब आपके पास क्या डाइक्लोरोमीथेन बन गया है, जिसमें 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन है और एक रेडिकल पड़ा हुआ है जो यहाँ पे है। अब ये रेडिकल क्या करेगा, डाइक्लोरो डाइमीथेन से एक हाइड्रोजन को अपने साथ रिलीज करवा लेगा, अपने आप को स्टेबल करा देगा और इस कार्बन को अनस्टेबल कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ जाएगा जी। अब ये जो इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है ये क्या करेगा, अगेन इसको Cl2 एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल नजर आ गया है, ये क्लोरीन अपने ब्रेक डाउन करेगा और ये क्लोरीन एक इधर अटैच हो जाएगा और एक क्लोरीन फिर से रेडिकल बन गया है।
अब ये क्या है, CHCl3, दिस इज क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म कहाँ पे यूज़ करते हैं, फॉर ये हॉस्पिटल्स में यूज़ किया जाता है एनेस्थीसिया के तौर पे। जब पेशेंट को बेहोश करना हो तो अभी इसमें हम फ्यू ड्रॉप्स, यानी कि एक ड्रॉप से भी काम चल जाता है, पूरी बॉटल डालने की ज़रूरत नहीं होती, ये एक ड्रॉप भी इंसान को बेहोश कर देता है। एनेस्थीसिया के तौर पे यूज़ किया जाता है क्लोरोफॉर्म। जी, नेक्स्ट है हमारे पास, अब देखें एक हाइड्रोजन बचा हुआ है और ये जो रेडिकल बना है ये क्या करेगा, चुपके से इस हाइड्रोजन को अपने साथ ले जाएगा और क्या बना देगा, HCl। अब क्लोरीन क्या है, फिर ऐसे CCl3 रेडिकल फॉर्म में यहाँ पे अनस्टेबल फॉर्म में पड़ा हुआ है। अगेन क्या करेगा, वो Cl2 को उसको नजर आएगा तो Cl2 में से क्लोरीन अपने साथ अटैच कर लेगा और एक क्लोरीन क्या होगा जी, अगेन रेडिकल बन जाएगा, CCl4 बन गया है, टेट्राक्लोरोमीथेन बन गया है, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड बन गया है। अब ये तो मैंने आपको बताए हैं, ये है प्रोपागेशन के स्टेप। प्रोपागेशन में हर स्टेप में कोई ना कोई रेडिकल बन रहा होता है, ये रिएक्शन स्टॉप नहीं होते। नेक्स्ट थर्ड हमारे पास लास्ट स्टेप है हेलोजिनेशन का, जिसको हम टर्मिनेशन स्टेप भी बोलते हैं। टर्मिनेशन मीन लास्ट पॉइंट, स्टॉप, एंड। अब टर्मिनेट करना है जी रिएक्शन को, इसमें क्या होता है, जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं वो आपस में कंबाइन होना शुरू हो जाते हैं और रिएक्शन टर्मिनेट हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। जी, अब ये देखिएगा यहाँ पे आपके पास CH3 का एक रेडिकल और ये क्लोरीन, ये आपस में मिलके क्या बना लेंगे जी, CH3Cl बना लेंगे। इसी तरह ये क्लोरीन क्लोरीन आपस में मिलके Cl2 भी बना सकते हैं, या ये दो मिथाइल ग्रुप आपस में मिलके इथीन भी बना सकते हैं, इथेन भी बना सकते हैं। क्लियर। अब ये क्या है, जब जितने भी फ्री रेडिकल्स आपस में मिल जाते हैं उसको हम बोलते हैं टर्मिनेशन स्टेप। लास्ट है हमारे पास जो यूजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ कहाँ पे यूज होता है जी, मीथेन को इल्यूमिनेटिंग गैस में यूज किया जाता है, एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। इसके अलावा ये डिफरेंट कंपाउंड्स की प्रिपरेशन में भी यूज किया जाता है, जैसे मिथाइल क्लोराइड, मिथाइलिन क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये जो अभी हमने हेलोजिनेशन में प्रोडक्ट्स बनाई हैं उसमें उसके लिए ये सारे नेम है, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइलिन क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। एज अ सॉल्वेंट भी यूज होता है। उसके अलावा इसको इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड, साइनाइड, और एज अ रॉ मटेरियल भी यूज़ होता है फॉर डिफरेंट रिएक्शंस। इसके अलावा जी कार्बन ब्लैक के तौर पे यूज़ किया जाता है, इसको पेंट में यूज़ करते हैं, प्रिंटिंग इंक में यूज़ करते हैं, ऑटोमोबाइल टायर में यूज़ करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, आपके पास जहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन हुई थी वहाँ पे C बना था, जिसको मैंने बोला था दिस इज कार्बन ब्लैक, तो उसको हम एज अ काजल भी यूज़ करते हैं। And the last but not the least, it is used in urea fertilizer manufacturing. यूरिया खाद बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। जी गाइस, आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। इसको लाजमी कीजिएगा, पूरा लेक्चर देखा करें, कोई पॉइंट स्किप ना हो जाए। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ध्यान रखा करें, दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।